बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपके इस वक्तव्य के बाद अनुवाद के विषय में और अनुवाद की बारीकियों के विषय में हमें जो जानकारियाँ मिली हैं, उन जानकारियों के साथ हम अब यह महसूस कर सकते हैं, और मैं अपने शब्दों का क्यों ही इस्तेमाल करूं, गुजराती की एक मशहूर लेखिका हैं कुंदनिका कापड़िया, आपकी अनुजा गलती हुई थोड़ी, मौसी हैं मैम की। उनकी एक रचना है अगन पिपासा। अगन पिपासा की एक पंक्ति जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मानस पोताना विषय एक नवी वस्तु जाने ने एक नवी सभानता मेळवे। जब मनुष्य अपने विषय में एक नई चीज़ जानता है तो एक नई सभानता को प्राप्त करता है। सभानता उतना क्लिष्ट शब्द नहीं लगा, वैसे अपने बारे में जानना। पछी ते तद्दन पहला जेवो फरी बनी ज नहीं सके। फिर इस सभानता को प्राप्त करने के बाद वो फिर से उस पुराने रूप में नहीं जा सकता। उसी प्रकार जो बारीकियां आपने एक अनुवादक के लिए ज़रूरी, एक अनुवादक के लिए मूलभूत आवश्यकता जो हमें बताई हैं, उन आवश्यकताओं की बारे में जानने के बाद जब कभी भी अनुवाद थियरी, अनुवाद कर्म के से हम जुड़ेंगे या उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे अपने साथियों के साथ, कार्य के साथ, तो हमें हमेशा वो बात रहेगी कि मैम ने जो कहा था, क्या हम उन प्रतिमानों पर खरे उतर पा रहे हैं या नहीं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करके अपने अगले वक्ता और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह को अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर कृपया आए और अपने वक्तव्य से। आदरणीय मंच और मंच पर विराजमान वर्षादास जी, हमारी डीन शोभा, प्रशासनिक पदों के साथ यह स्थिति बनी रहती है कि कब उठ करके चल देना पड़े। बड़ी दिक्कत होती है जब कई दायित्वों का हम निर्वाह करते हैं तो उसी में उलझ करके रह सकते हैं। वर्षादास जी, नवीन जी, गंगा सहाय, मित्रों, आप सभी वर्षादास जी बोल रही थी, शोभा जी बोल रही थी, तो मुझे बार बार तुलसीदास याद आ रहे थे। और उनकी एक अर्धाली है, जिम दसनन मह जी बेचारी। जिस तरह के दांतों के बीच में जीभ को फंसा दिया जाए, जिम दसनन मह जी बेचारी, तो कुछ मैं उसी बेचारगी का अनुभव कर रहा था। अनुभव इसलिए कि मैं अनुवाद का उस तरह का पाठक नहीं हूं जिस तरह के आप लोग। दूसरे रूप में अनुवाद पढ़ता जरूर हूँ, अनुवाद या अनुदित जो रचनाएं हैं उनको पढ़ता जरूर हूँ, और मैं यह मानता हूँ कि अनुवाद का तो एक वह रूप है जो आप पढ़ते हैं, मतलब कोर्स के साथ बांध करके जिसको पढ़ते हैं, और अनुवाद का एक रूप वह है जिसको हमारे जैसे लोग पढ़ते हैं, जो कोर्स के साथ बंधे हुए नहीं। मैंने जब ये विषय देखा, अनुवाद की संस्कृति और संस्कृति का अनुवाद, यह विषय कुछ अधिक व्यापकता और गहराई दोनों रखता है। हम अनुवाद को आज जिस रूप में पढ़ रहे हैं
और जिस रूप में विश्व अनुवाद दिवस और संत जेरोम को याद कर रहे हैं, 5वीं शताब्दी का शुरुआती वर्ष याद कर रहे हैं, उस समय की स्थिति को याद कर रहे हैं और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अनुवाद को किस तरह से देखा जा रहा है इसे याद कर रहे हैं। आप ग्लोबल रूप से रख करके अनुवाद को जिन भाषाओं में देखते हैं उससे कुछ कम भाषाएं अपने भारतवर्ष में ही नहीं। आप एक ऐसे देश के वासी हैं जहां कम से कम 22-23 भाषाओं को राज्य का समर्थन प्राप्त है, जो सूची में है हमारी। और आप ये देख लें कि अगर हमें इन्हीं भाषाओं में कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ जाए तो हम और कुछ तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन वर्षादास जरूर बन जाएंगे। जैसा कि आप अभी बता रही थी कि किस तरह से तमाम भारतीय भाषाओं से इनका साबका पड़ा और आप उसे सीखती गई और सीख करके रचना में उसे उतारती। यह जो अनुवाद की संस्कृति है, जहां तक मैं समझ पाता हूं या समझ पाया हूं, मित्रों, संस्कृति का एक रूप नहीं होता और हमारी आपकी कुव्वत भी नहीं है कि हम आप संस्कृति को बांध लें। संस्कृति को तो जिधर पाना होगा, जिधर जाना होगा, चली जाएगी। आप करते रहिए अध्ययन, वह तो अपने राह पर चली। तो जिस तरह से अनुवाद की संस्कृति ग्लोबल पर्सपेक्टिव में है और इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव को याद करते हुए आप अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हुए सन 420 को याद करते हैं, आप जरा भारतीय परिदृश्य को देखिए कि यहाँ अनुवाद कैसा और किस रूप में था, आज किस रूप में है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि केवल संस्कृति का अनुवाद होता है। अनुवाद तो उससे बहुत आगे बढ़ गया। आप आज एक विषय के रूप में अनुवाद का पीछा कर रहे हैं। अनुवाद तो आज आपके आगे आगे चल रहा है और इसकी भी न तो हम सीमा रेखा बांध सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, न ही इसके विकास को बांध सकते हैं। आज अनुवाद को अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि हमें संस्कृति में नहीं बल्कि हमारे जीवन में घुसा हुआ है और इस जीवन में संस्कृति के अलावा कुछ अन्य स्रोत भी होते हैं। आज अनुवाद हमसे संवाद कर रहा है और संवाद करते हुए नई नई चुनौतियों को खड़ा कर रहा है। चुनौतियां क्या हैं? आप अनुवाद के विद्यार्थी हैं, गंगा साहब मीरा इस चीज से ज्यादा भिज्ञ हैं कि यह अनुवाद जब मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, इंटरनेट के साथ इन सबसे जुड़ता जा रहा है, जो हमसे संवाद कर रहा है, तो वह संवाद हमें किस तरह की चुनौती दे रहा है, क्या हमारे लिए आसानी कर रहा है और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमारे लिए वह कठिन बनाता जा रहा है। ये दोनों चीजें हमारे साथ साथ चल रही हैं। एक तो यह रूप है, दूसरा वह रूप कि हम अनुवाद को केवल अनुवाद के रूप में नहीं जानते। अनुवाद शब्द कब दिया गया?
कब से इसे ट्रांसलेशन कहा गया ये मैं नहीं जानता, इसको आप लोग तलाश करिएगा, खोजिएगा। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल जब यहाँ कई भाषाओं का अस्तित्व जिस तरह से अब है, पहले भी था। और जब पहले अस्तित्व था, वैदिक काल को आप याद करिए, तो वैदिक काल का जब संचरण हुआ, वैदिक काल जब आगे बढ़ा, भाषा ने अपना रूप बदला, तो अपने ज्ञान के संसाधनों को बढ़ाने के लिए हमने कौन सा रास्ता अपनाया? सीधे सीधे अनुवाद तो नहीं आया। आया क्या? निघंटु आया, निरुक्त आया, व्याख्या आई, टीका आया, सरलार्थ आया, अन्वय आया। ये तमाम ऐसी चीजें जिनको कि आप देखेंगे कि ये पूरे वैदिक साहित्य में क्रम से चलता रहा है। ये क्या है? अनुवाद का पूर्व रूप है, जहां से कि हम एक दिशा में बढ़ रहे थे, या क्या हमें यह कहने की अनुमति आप लोग देंगे कि अपनी पूर्ववर्ती परंपरा को समझने के लिए हम जिन माध्यमों का उपयोग करते हैं वही अनुवाद है? अगर वही अनुवाद है तो इन जितनी चीजों को मैंने गिनाया वह सब अनुवाद है। यह खासतौर से यह तो वैदिक युग था। देववाणी से हमारा पाला पड़ा था। वैदिक युग के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ हमारे यहाँ न केवल भाषागत बदलाव आया, बल्कि चिंतन में भी बदलाव आया, दर्शन में भी बदलाव आया, लोक जीवन में भी बदलाव आया। याद रखिएगा, जब मैं इन तीनों चीजों का नाम ले रहा हूं, दर्शन, चिंतन, लोक जीवन, इनका भी अनुवाद से बहुत गहरा संबंध है। और ऐसे समय में रचनाएं हमारी पाली और प्राकृत की ओर बढ़ गई। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये जितना लिखा गया और जिस तरह से एक दार्शनिक बदलाव को हमारे सामने रखा, उस समय भी यह चुनौती थी कि हम इनका अनुवाद कैसे करें। अनुवाद आप कहें, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे सामने यह चुनौती थी कि हम इसको कैसे समझें। और आप देखेंगे कि इनके अनुवाद की परंपरा या इनको समझाने की परंपरा जो उस समय शुरू हुई वह आज भी कायम है। हम लोग बड़े गर्व से नाम लेते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी ने धम्मपद का अनुवाद किया। अभिधम्म संदेह का अनुवाद किया, अभिधर्म संग्रह के नाम से जिसको हम जानते हैं। लेकिन क्या उन्हें इसका मूल रूप मिला, मूल भाषा में यह ग्रंथ मिले, या क्या उन्होंने इनका अनुवाद हिंदी में किया? बड़ा उस समय चैलेंज था, उस समय का चैलेंज था। हमारे प्रारंभिक तो नहीं, जिसको हम आधुनिक काल कहते हैं, उस आधुनिक काल का, जहां से हम अपने को समझ रहे थे, एक दूसरे जगह से उठा करके रख रहे थे, अपने को देख रहे थे, आजाद अनुभव कर रहे थे। और जिस तरह से जीवन में हम आजाद हुए थे, अपने चिंतन में, अपने मनन में भी मुक्त होना चाहते थे। उस समय जब मुक्त होने की बात हुई तो एक बार तो हम वेदों की ओर लौट करके गए, दूसरी बार उसी क्रम में
हम जातक कथाओं की तरफ, बौद्ध धर्म और दर्शन की तरफ, जैन धर्म और दर्शन की तरफ लौट करके गए। और यह हमारे पुरखों का योगदान है कि तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसा साहित्य जो विलुप्त हो गया था, वह तमाम प्रयासों के बावजूद लंका से ढूंढ करके आया, तिब्बत से ढूंढ करके आया, घोड़ों पर लाद कर आया, खच्चर पर लाद कर आया। कितना दुर्गम रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। और अनुवाद हमेशा मूल भाषा से नहीं हुआ है। मूल भाषा की सामग्री अगर विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, तो जिस भाषा में ही हमें सामग्री प्राप्त होती है, उसी भाषा से अनुवाद होता है। शोभा जी चली गई, फ्रेंच से अनुवाद करती रहती हैं। अभी मैंने आप लोगों के सामने अभिधम्म संग्रह का नाम लिया, और अभिधम्म संग्रह को उसके फ्रेंच वर्जन से, पाली का वर्जन नहीं मिला, फ्रेंच वर्जन से राहुल जी ने संस्कृत में अनुवाद किया, और आचार्य नरेंद्र देव ने हिंदी। ये तो केवल एक नमूना मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ऐसे कितने और नमूने हैं जिन पर कार्य हुआ, जिनके अनुवाद हुए, और जिनके माध्यम से आज हम तमाम नई चीजों को सोचने समझने की कुव्वत रखते हैं, या सोचने समझने का साहस करते हैं। खैर मित्रों, ये सब तो गंभीर बातें हैं, आप देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। मैं आपका ध्यान एक दूसरी तरफ ले जाता हूं। आप लोगों में से अधिकांश हिंदी के पाठक हैं, हिंदी के छात्र भी रहे हैं, कई चेहरे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब अनुवाद में, अगर अनुवाद न होता तो क्या आधुनिक काल का अस्तित्व होता, जिसे आप भाषांतर कहते हैं? हिंदी का जिसे आप भाषांतर काल कहते हैं, क्या अनुवाद न होता तो इसका अस्तित्व होता? साहित्य की तमाम विधाओं की तरफ आप ध्यान ले जाइए, और उस समय की तमाम समस्याओं की तरफ ध्यान ले जाइए, और यह देखिए कि क्या कारण था कि भारतेंदु काल का हर साहित्यकार अनुवादक, हर साहित्यकार पत्रकार था, हर साहित्यकार की अपनी एक पत्रिका थी, और उनमें अनुवाद छपा करते थे। कई साहित्यकार, बड़े साहित्यकार तो ऐसे थे जो केवल अनुवाद करते थे। ऐसे साहित्यकारों में मैं एक नाम गदाधर सिंह का लेना चाहूंगा। कम परिचित नाम है हम छात्रों के लिए, लेकिन गदाधर सिंह एक ऐसे अनुवादक जो जीवन भर अनुवाद करते रहे, और अपनी पूरी लाइब्रेरी नागरिक चारणी सभा बनारस को दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितना अनुवाद किया, और अनुवाद के महत्व को देखते हुए, या अनुवाद के माध्यम से जो चीजें संचरित हो रही थी उन्हें पचाने के लिए, उन्हें अपने पाठकों तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा था कि हिंदी में भी अब कुछ उपन्यास लिखे जाने चाहिए। अगर मौलिक नहीं बन रहा है तो बंगला की किसी पुस्तक का नाम लिया था, किसी उपन्यास का, कि ऐसी रचनाओं का अनुवाद किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं तमाम नाटकों का अनुवाद भारतेंदु ने किया। उपन्यास के अनुवाद की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, खुद तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अनुवाद का कार्य उसी समय शुरू हुआ। और संस्कृत के, बंगला के, अंग्रेजी के, इनकी तमाम रचनाएं अनुदित होकर के हिंदी में आई। और बातों को छोड़ दीजिए, आप केवल
स्वच्छंदतावादी कविता के विकास के लिए श्रीधर पाठक के योगदान को याद करें। एकांतवासी योगी, उजड़ राम, ये सब तो अनुवाद से ही आया आपके पास। तो मित्रों, यह एक अनुवाद को जिस रूप में लेते हैं, एक डिसिप्लिन के रूप में हम पढ़ते हैं, लेकिन उस डिसिप्लिन का विकास और विस्तार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि नवीन जी लाख कोशिश करते रहे, लेकिन उसे पाठ्यक्रम में नहीं बांध पाएंगे। पाठ्यक्रम के बाहर जाना पड़ेगा और विद्यार्थियों को तैयार करना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम के बाहर भी जाए। एक और प्रसंग पर मैं बात करता हूं। रामचंद्र शुक्ल को हम सभी लोग पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल साहित्य में कैसे आए और साहित्य में आने के पहले उन्होंने किस तरह की तैयारी की, कहां से तैयारी की? हिंदी या संस्कृत पढ़ करके नहीं आए थे। दो अंग्रेजी लेखों का उन्होंने अनुवाद किया था। एक का शीर्षक था लिटरेचर और एक का शीर्षक था प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन। हिंदी में भी आप देखेंगे तो दोनों अनुवाद छपे हैं, साहित्य के नाम से और कल्पना का आनंद। इन दोनों अनुवादों को पढ़ करके उन्हें साहित्य समझने की इच्छा हुई, या कहिए तो साहित्य के प्रति जो उनकी अभिरुचि हुई, वह अभिरुचि थोड़ी गाढ़ी हुई। और इन्हीं दोनों निबंधों को पढ़ने के बाद पहली बार जो उन्होंने कलम उठाया और कुछ लिखने की कोशिश की, उसी में कविता क्या है निबंध बना। तो रामचंद्र शुक्ल को समझने के लिए ये जो दोनों उनके शुरू के अनुवाद मैंने बताए, और कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल जीवन भर लिखते रहे। उसके 3 ड्राफ्ट हमारे सामने आए। पहला ड्राफ्ट 8 पेज का आया, दूसरा ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट जो आया उसका 29 पेज का आया। बदलता रहा जैसे जैसे साहित्य को लेकर के, विचारों को लेकर के, भावों को लेकर के उनके अंदर परिवर्तन होता रहा, वैसे वैसे साहित्य को समझने की प्रवृत्ति भी उनकी बदलती रही। और आप ये देखें कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, ऐसी जगह थे कि जहां से कोरा साहित्य पढ़ करके बात नहीं बन सकती थी। वे कभी मनोविज्ञान की दिशा में जा रहे थे, कभी विज्ञान की दिशा में जा रहे थे, कभी भावों में जा रहे थे, कभी अभिव्यक्तियों में जा रहे थे, कभी आलोचना में जा रहे थे, और इन सब के माध्यम से वे साहित्य का एक रूप बनाना चाहते हैं। यह तो उनका एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, आचार्य शुक्ल अनुवादक बने। आपने जरूर देखा होगा, आपके इसी केंद्र से सीआईएल के अनुवाद विभाग से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ अनुवादों पर एमफिल और पीएचडी हुई। उलट पलट लीजिए, कहीं न कहीं डिसर्टेशन आपको मिल जाएगा। शशांक का भी अनुवाद उन्होंने किया था। शशांक बंगला का उपन्यास है। कुछ अनुवाद उन्होंने और किए थे। लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद उन्होंने बुद्ध चरित्र के नाम से किया। और यह काव्यानुवाद था। काव्यानुवाद में भी ब्रज भाषा में किया गया अनुवाद था। आर्नल्ड की पुस्तक थी लाइट ऑफ एशिया, और उस लाइट ऑफ एशिया को रामचंद्र शुक्ल ने उसी वर्ष में मांगा। भाषा ब्रज भाषा में। कुछ
जीव और जीवन के विकास पर भी उन्होंने काम किया था, अनुवाद भी किया था। रिडल ऑफ यूनिवर्स, कितने साहस का काम था। रिडल ऑफ यूनिवर्स यूरोप में जब छपी, इतना विरोध हुआ, चर्च ने और साम्राज्य ने दोनों जो इस तरह से इस पुस्तक का जिस तरह का विरोध हुआ तो सैकड़ों साल तक चलता रहा। वही पुस्तक या उसी पुस्तक का अनुवाद हिंदी क्षेत्र में जब रिडल ऑफ यूनिवर्स के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने किया, 50 साल तक उसको किसी ने जाना ही नहीं किया कोई पुस्तक। जो हमारी सोच बदलती है, हमारी दिशा बदलती है, हमें एक नया संकेत देती है कि हम जीवों के विकास की कथा बहुत दिनों तक, सृष्टि के विस्तार की कथा बहुत दिनों तक जल प्रलय के साथ या दूसरी तरह की और चीजों से हम जोड़ करके देखते रहे, लेकिन इसका कुछ वैज्ञानिक आधार है। और जब उस वैज्ञानिक आधार पर बात की गई, जितने हमारे मिथकीय प्रसंग थे, जब उनको नकारा गया तो चर्च को घबराहट हुई। चर्च को लगा कि साम्राज्य उसका हिल रहा है, धर्म के नाम पर जो शासन चल रहा है या धर्म के नाम पर जिस तरह से जनता को बांधा जा रहा है, उसके लिए मुश्किल होने लगा। खैर, इस तरह के अनुवाद शुक्ल जी के बाद भी आप देखें, उसी समय शुक्ल जी के थोड़ा पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, संपत्ति शास्त्र का। ये आप देखा कि जहां से दिशाएं बदल रही हैं, डायरेक्शन बदल रहा है, वहां अनुवाद खड़ा और उसे बदलने का कार्य कर रहा है। पता नहीं इसे आप अनुवाद की संस्कृति में रखेंगे या संस्कृति के अनुवाद में रखेंगे, मैं नहीं जानता। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि अनुवाद का रूप क्या है और कैसे अनुवाद किया जाता है। वर्षा दास जी बैठी हैं, आज जो कुछ हो रहा है अब ज्यादा बताएंगी। मैं तो आज का नहीं जानता, चूंकि रामचंद्र शुक्ल का पाठक रहा हूँ, ग्रंथावली किया, तो शुक्ल जी से टकराने का मौका मुझे कई बार मिला और मुझे ये लगा कि बुद्ध चरित्र की शैली का, या जो शुक्ल जी की किताब है आदर्श जीवन अनुवाद है, ऐसा अनुवाद करना मुश्किल है। क्यों? शुक्ल जी जब अनुवाद करते हैं तो मूल वस्तु को मूल रहने ही नहीं देते, उसे भारतीय बना देते। सारे प्रतीक, सारे बिंब, सारे मिथक वो भारत का ले आकर के रखते। अनुवाद वहां का होगा, उनकी रचनाओं का होगा, भाव उनके होंगे, लेकिन नहीं उदाहरण हमारे होंगे। और ऐसे अनुवादों के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन की सुविधा रही होगी, बात फैलती रही होगी। बुद्ध चरित्र, और चूंकि बुद्ध की कहानी से हम सभी लोग याद हैं, परिचित हैं। सिद्धार्थ ने घोषित कर दिया कि विवाह नहीं करेंगे। सुद्धोधन राजा थे और राजहट कि हम बेटे की शादी किसी न किसी तरह करके ही रहेंगे। विरोध भी नहीं कर सकते थे, विरोध में खड़े भी नहीं हो सकते थे। बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया कि इसे जीवन के प्रति, सौंदर्य के प्रति, जीवन में सौंदर्य के महत्व के प्रति आकर्षित किया जाए। और इसके लिए एक दिन उन्होंने अपने राजमहल में
उनके राज्य की जितनी सुंदर लड़कियां थी उनको इकट्ठा किया। इनमें से बुद्ध अपनी जीवन संगिनी भी छाट में खोज लेंगे, उनके साथ कुछ देर तक रहेंगे, तो बदलाव होगा। और उस समय वे रूपसी कैसे आई वहां, उनकी क्या तैयारी थी, अंग्रेजी में उसके लिए आर्नल्ड ने क्या लिखा और रामचंद्र शुक्ल ने उसका क्या अनुवाद किया, एक बड़ा छोटा सा टुकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। और उसे सामने रखकर मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ जाएंगे कि संस्कृत का अनुवाद क्या होता है और अनुवाद की संस्कृति क्या होती है। उस पर अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मैं उसका पहले अंग्रेजी वर्जन पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ, अपनी तरह से, हो सकता है भोजपुरी जैसी अंग्रेजी। 10 फ्लाक Kapilvastu maidens to the gate, each with her dark hair and newly smooth and bound, eyelashes lustered with surma stick, fresh bath and scented arm. In shawls and cloths. In shawls and cloths are gauged, slender hands and feet, new stained है STIND, stained with crimson and tilak spots stamped right. इस पोर्शन का अनुवाद जब शुक्ल जी ने किया और ब्रज भाषा में किया तो आप देखेंगे कि किस तरह उसे वे अपना बना लेते हैं। जिसे ब्रज भाषा की थोड़ी भी जानकारी है कविता की, में इस चीज को समझे। नृपद्वारी कुमारी चली पुरखी, नृपद्वारी कुमारी चली पुरखी, अंगराग सुगंध उड़े गहरी। सेंटेड गया। अंगराग सुगंध उड़े गहरी, सजभूषण अंबर रंग बिरंग, सजभूषण अंबर रंग बिरंग, उमंगन सो मन माहि भरी। कबरीन में मुंज प्रसून कुछ है। कबरीन याद होगा आपको, कबरी गाय का उदाहरण बालों के लिए दिया जाता था। कबरीन में मंजु प्रसून कुछ है, दृग कोरन काजर लीक परी। सुरमा स्टिक भी नहीं है यहाँ। दृग कोरन कागज काजर लीक परी, सितभाल पर रोचन बिंदुलस है। सितभाल पर रोचन बिंदुलस है। अब वो गया सब टिका उका जितना था। सितभाल पे रोचन बिंदुलस है, दृग कोरन काजर लीक परी। दृग कोरन काजर लीक परी, सितभाल पे रोचन बिंदुलस है। अंतिम लाइन पर मैं विशेष ध्यान चाहूंगा कि आप लोग लीजिए। पग जावक रेख रची उचरी, थोड़ा गाढ़ा हो गया है। पग जावक रेख रची उचरी, उचरी और कुछ कहते हैं उच्चारण ध्वनि, कम्युनिकेशन। और जावक महिलाएं जो पैर में लाल आलता, हमारे यहाँ आलता कहते हैं उसको, जो कहते हैं वो चीज को महावर, जो महावर लगाती है, कि वह महावर ही अपने आप बोल रही है उनके सौंदर्य को। पग जावक रेख रची उचरी, जो महावर रची गई है वह तो उनके बारे में बताई गई है।
यह शुक्ल जी हैं जो अंग्रेजी को लेते हुए भी अंग्रेजी से बिल्कुल अलग अनुवाद कर लेते हैं और अनुवाद को एक नए सिरे से प्रतिष्ठित करते हैं। मित्रों, अगर हम अपने अतीत पर ही विचार करें तो अनुवाद की संस्कृति और संस्कृति के अनुवाद को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप लोगों ने एक अनुभवी को यहाँ मौका दिया, इसके लिए मैं नवीन जी का आभारी हूँ। वर्षा दास जी के साथ बैठने का मौका मिला, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। गंगा सहाय मीना हमारे साथ हैं। आप सभी लोग आए, मुझे सुनिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके इस अध्यक्षीय वक्तव्य ने हमें अनुवाद और शुक्ल जी महत्वपूर्ण तरीके से जिनकी उनकी अनुवाद की कला और उनके अनुवाद के तरीकों के बारे में हमें अवगत कराया। जैसे हर एक कार्यक्रम की शुरुआत और उसके अंत में एक समय जाता है, आता है, और इस समय के बीच में हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। समय सीखने के इस क्रम में एक अंत का जब बिंदु आता है तो निराशा होती है कि और कुछ सीख लेते और कुछ सीख लेते। पर फिर तो वक्तव्यों का दौर जो था अब यहाँ समाप्त होता है, पर इस बीच आप हमारे वक्ताओं से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आप समझ चाहते हैं तो मंच खुला है। आप अपने सवाल हमें बता सकते हैं या आप स्वयं भी पूछ सकते हैं। लगता नहीं है सवाल है। विषय जितना सरल है उतना गंभीर भी। तो जो आपने सुना उसके बारे में आपके मन में जिज्ञासा अवश्य होंगी, पर उन जिज्ञासाओं को व्यक्त करने का एक, उसको बारे में मनन चिंतन करने का भी एक समय होता है, उतना समय भी चाहिए होता है। तो ये भी आपके पास एक साधन उपलब्ध है कि आप अपने प्रश्नों को हमारे पास बाद में भी दे सकते हैं। उन प्रश्नों को हम आपको उत्तर आपको मुहैया कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अनुवाद, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के मौके पर हम सब लोग मिले थे। अनुवाद ने हमें कितना धरोहरों से किन धरोहरों से हमारा परिचय कराया है, और ख़ासकर मेरा, क्योंकि मैं आपके सामने यहाँ आपका प्रस्तुतकर्ता के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, उपस्थित हूँ। तो एक कहानी है एंटोन चेखव की, ग्रीफ नाम से। ग्रीफ में तो अंग्रेज़ी में थी और वो मूलतः रशियन की कहानी है। हिंदी में खैर हमने कभी पढ़ी नहीं उसको। उसका एक सारांश मजमून मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये कहानी है आयोना पोटापोव की। वह व्यक्ति रूस की सर्दियों में एक घोड़े से खींचे यानी स्लेज चलाता है, परेशान बैठा है। वो व्यक्ति बताना चाहता है, उस व्यक्ति के घर में एक दुर्घटना हुई थी जिसके चलते उसके बेटे की मौत हो गई। वह चाहता है कि वह किसी से इस विषय में बात करे। कहानी के पृष्ठभूमि में क्या मामला है मैं नहीं जानता, न लेखक ने इस बारे में बताया है, पर लेखक बताते हैं कि वह आयोना पोटापोव बैठा है, उसकी गाड़ी पे एक पैसेंजर आता है। वो बोलता है, भाई मुझे फला जगह ले चलो। वो ले चलता है। वो बोलता है, साहब आपको पता है पिछले महीने मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे की मौत हो गई। वो व्यक्ति कहता है, देखो जिससे आना था उसे जाना भी है, जो आया है वो जाएगा भी, इसलिए इतना शोक न करो। वो उसकी बात नहीं सुनता। थोड़ा आगे चलता है, अन्य कोई ग्राहक आता है, वो भी उससे बात करना चाहता है, उससे अपना दुख व्यक्त करना चाहता है, वह नहीं सुनता। अंत में इस तरह के कई सारे घटनाक्रम होने के बाद आयोना पोटापोव अपनी घोड़ा गाड़ी स्लेज के घोड़े के सामने खड़ा होता है और अपनी पूरी करुण वेदना अपने घोड़े को ही सुना देता है, क्योंकि उसके पास सुनने वाला और कोई नहीं था। इस कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे वक्ताओं से हमने जो कुछ जाना, पर उससे ज़्यादा मैं आभार। जी सर। अच्छा, आपको सवाल याद आ गया? जी, बहुत धन्यवाद।
जी आप सवाल वहीं से पूछेंगे या यहाँ के? हाँ जी। वहाँ से आवाज फूल रही है आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। मेरा ये कहना है कि जो जेओ की जो बात चली वर्षा के लिए भी और शुभांगी के लिए, तो जेओ का ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने जो हिब्रू से बात किया, लैटिन में जो बात किया, कोलगेट के नाम मतलब कुछ 4वीं सदी में बात किया उन्होंने। और हम देखते हैं कि बाइबल की जो परंपरा है मतलब वो